A very good evening to all of you, my dear friends and my elders, and everyone who is watching my videos regularly. Thank you so much for your love and support to the channel, and welcome back to my YouTube channel Learn with Joita. I hope the last session, that is cause of action of in CPC, is helpful for you. So today we are going to discuss about IPC, one very important topic, that is general exception, chapter 4. Okay. So first of all, uh, I would like to give some description, few backgrounds about the general exception. Why this chapter is added in the IPC? Why is the necessity to add this particular chapter for general exception? Okay, from the very word जनरल एक्सेप्शन से ये पता चलता है कि ये जनरली एक्सेप्टेड है। कोई भी एक्ट जो जनरल एक्सेप्शन के अंदर है, जितने भी सेक्शन हमारा जनरल एक्सेप्शन के अंदर दिया हुआ है, वो जनरली एक्सेप्टेड है। कोई स्पेशल प्रोविज़न उसके लिए ज़रूरी नहीं है, वो जनरली उसको एक्सेप्टेड कर दिया थ्रू आउट द होल आईपीसी। ओके, अब इन जनरल पार्लेंस क्या होता है, एक जनरल प्रिंसिपल है, एक जनरल व्यू क्या होता है कि हर इंसान अपने एक्ट का या जो खुद वो कर रहा है उसका वो नेचर एंड कंसिक्वेंसेस से वो खुद वाकिफ है। वो जानता है कि मैं जो कर रहा हूँ उसका परिणाम मुझे क्या होना है, वो नेचर कैसा है। क्या है कि it's a general principle that the man is presumed to know the nature and consequences of his act, and hence he is responsible for the act. आज अगर मैं कुछ कर रही हूँ, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, that means I know the consequences of my act and I would be responsible for whatever I had done. मैं उसके लिए किसी और को ब्लेम नहीं कर सकती। जैसे आप लोगों ने सुना होगा मोटिवेशन वीडियोस में, या बहुत सारे हमारे एल्डर्स लोग भी हमको बोलते हैं कि गलती तुम्हारी थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है इंसानों में, दे आर नॉट रियली रेडी टू एक्सेप्ट देयर ओन फॉल्ट्स। हम लोगों को कभी अपनी गलती मानने में अच्छा नहीं लगता है। वी आर नेवर रेडी टू एक्सेप्ट आवर फॉल्ट्स। आज हम लोग जहाँ पे है जैसे है, इफ वी आर trying to reach something and we are not getting that, and we are blaming this and that and the circumstances, the whatever thing, the surroundings, the financial condition. Might be financial condition, maybe financial condition plays a very important role, but still whatever we did, हम लोग अपना जो भी काम करते हैं, वी आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अ वेरी इंटरेस्टिंग कोटेशन मुझे याद आया, एक हिंदी में कभी कभार मैं देखती हूँ, अपने व्हाट्सएप में स्टेटस में आता है ये चीज़ कि आप ही अपने खुशी के लिए जिम्मेदार हो, समथिंग लाइक दिस। तो अगर खुशी के लिए जिम्मेदार हो तो दुख के लिए भी तो आप ही जिम्मेदार हो। ओके, लेट इट बी, हम इसके इतना डीप नहीं जाते हैं। तो पहला क्या है कि जनरल प्रिंसिपल क्या है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि एवरी मैन नोज द नेचर एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्ट। उसको पता होता है कि उसका जो एक्ट है उसका नेचर क्या है, उसका परिणाम क्या है, एंड हैंस ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट। इसी के वजह से वो अपने काम के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके लिए वो खुद ऐसा नहीं बोल सकता कि आई वॉज इग्नोरेंट अबाउट द लॉ।
वो ये चीज़ नहीं बोल सकता. He cannot even take the plea that I was ignorant about the law. There is nothing like this called that ignorance of the law. हम लोग जो भी इंडिया में रहते हैं, it is presumed that we all know the law because we are in the country and we know the law of this country. Okay, we can't take the benefit that we are ignorant of the law. बट देर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल. यू नो, हम लोग ये प्रिजम्पशन है कि हर व्यक्ति इंडिया के अंदर में चल रहे सारे कानून को उसको पता है, लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शन वहाँ पे दिया गया है. अब कैसे कैसे दिया गया है? दिस एक्सेप्शंस केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग रेनेसस. अच्छा, रेनेसस कहाँ पे? ये इंग्लैंड में जब हुआ था रेनेसस, ये एक एरा ऑफ रीजन आप बोल सकते हैं. रेनेसस एरा ऑफ रीजन बोल सकते हैं. इससे पहले क्या होता था? रेनेसस से पहले क्या होता था? रेनेसस से पहले स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में चलती थी. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में सारी केसेस डिटरमाइन होती थी. तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में क्या फंडा था? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में फंडा था कि जो करेगा वो भरेगा. वहाँ पे जो मेंस रिया टाइप की चीज़ है, मेंस रिया, गिल्टी इंटेंशन, गिल्टी माइंड, इन चीज़ों को देखा नहीं जाता था. तो एज ए कंसिक्वेंस क्या हुआ? जब ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती थी, तो कई बार ऐसे रिपोर्टेड केस है कि पिग ने बच्चे को खा दिया तो पिग को फेंक दो. कार्ट से एक्सीडेंट हुआ तो कार्ट को पहाड़ से धकेल के नीचे फेंक दो. या घोड़े के वजह से कुछ ऐसा दुर्घटना हुआ तो घोड़े को मार दो. बिकॉज ये फंडा तब चल रहा था कि जो करेगा वो भरेगा. वहाँ पे ये जो मैंस रिया, ये वाला चीज़, गिल्टी इंटेंशन, गिल्टी माइंड, इन सब चीज़ों को तब काउंट में या कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता था. लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे रेनेसस पीरियड आया, मतलब रीजनेबल पीरियड आया, द एरा ऑफ रीजन आया. तो एरा ऑफ रीजन आया तो क्या हुआ? एरा ऑफ रीजन में फर्स्ट प्रिंसिपल जो डेवलप हुआ, दैट इज एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मेंसिटरिया. ये पहला प्रिंसिपल डेवलप हुआ रेनेसस के टाइम में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेनेसस. एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मेंसिटरिया. अब इसके मतलब क्या है? इसका मतलब है द एक्ट विल नॉट बी पनिशेबल अनलेस देयर इज ए गिल्टी इंटेंशन. जब तक गिल्टी इंटेंशन नहीं है तब तक आपका एक्ट पनिशेबल नहीं है. अब ये पहली बार ये गिल्टी इंटेंशन को काउंट किया गया कि अरे नहीं, ऐसा नहीं कि आपने किया है तो आप ही भरोगे या जो करेगा वही भरेगा. ये फंडा कहीं ना कहीं से फिट नहीं बैठ रहा था विद द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, कि ये चीज़ें फिट नहीं बैठ रही थी. कि हो सकता है भाई गिल्टी इंटेंशन इस बच्चे का था ही नहीं. जैसे कि एक्सीडेंट, जैसे हम लोग उस दिन आई डिस्क्राइब दिस कि अचानक से अपने दरवाजे में बेल रिंग किया, मेरा डोर बेल रिंग किया, एंड आई वॉज नॉट इंटेंटेड टू हार्ट यू. मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि मैं आपको हार्ट करूं, लेकिन मैं जल्दबाजी में आई, मेरा दरवाज़ा खोलना था, मैंने दरवाज़ा खोला, आप मेरे दरवाजे के बड़े नज़दीक थे, एंड व्हेन आई ओपनड इट डायरेक्टली हार्ट योर नोज, और आपके नाक में दर्द लग गई. अब ये एक्सीडेंट है, टॉट है. टॉट में आप बोल सकते हैं कि यस, ये टॉट है, एक्सीडेंट है. यहाँ पे मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी. आई नेवर इंटेंटेड टू हार्ट यू. तो ये यहाँ पे गिल्टी इंटेंशन का पहला प्रिंसिपल आया व्हेन देयर इज इन द पीरियड ऑफ द रेनेसस. जब रेनेसस पीरियड आया, जब पीरियड ऑफ रीजन आया, तब ये पहला प्रिंसिपल आया कि एक्टस नॉन फेसिट रियूम निसी मेंसिटरिया. मतलब आपका कार्य तब तक दंडनीय नहीं है जब तक उसमें आपराधिक मानसिकता नहीं है, unless there is the guilty intention. It started with the intention, with more details knowledge came far more details reason to believe to came. मतलब आप जितना
जितना रीजनेबली हम लोग चलते गए, जितना रेनेसस के ड्यूरेशन एट द टाइम ऑफ द रेनेसस, जितना रीजनेबली लोग उसको नॉलेज गैदर करते गए, जितना रीजन के तरह के चलते गए, तो उतना ये रीज़न टू बिलीव वाला फंडा भी धीरे धीरे आता गया कि रीज़न टू बिलीव कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं, ये रीजनेबली मैं इसको बिलीव कर सकती हूँ कि नहीं, कि ये चीज़ हो सकता है कि नहीं। ये क्या आया, धीरे धीरे ये वर्ड डेवलप हुआ। कौन सा वर्ड डेवलप हुआ? वॉलंटरीली। वॉलंटरीली, ठीक है। अब वॉलंटरीली का परफेक्ट हिंदी आई डोंट नो, लेकिन हाँ आई वुड ट्राई टू मेक इट इजी। वॉलंटरीली मतलब ये होता है कि मैं खुद से, वॉलंटरीली स्वेच्छा से मैं कर रही हूँ, स्वेच्छा से मैं इस चीज़ को कर रही हूँ। आई नो द नेचर एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ दिस एक्ट, इवन आई एम डूइंग इट वॉलंटरीली। ठीक, स्वेच्छा से मैं उसमें इन्वॉल्व हो रही हूँ, स्वेच्छा से मैं ये कार्य कर रही हूँ। तो ये यहाँ पे आया वॉलंटरीली। अब ये वॉलंटरीली कहाँ पे डिफाइन है? ये वॉलंटरी वर्ड डिफाइंड है सेक्शन 39 ऑफ IPC. So please for a second, let's go to section 39 of IPC. And I would like to read the particular section, section 39 of IPC, voluntarily. A person is said to cause and effect voluntarily when he causes it by means whereby he intended to cause it. कब हम बोलेंगे कि वो वॉलंटरीली किया? ए पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरीली व्हेन ही कॉजेस इट बाय मीन्स वेयर बाय ही इंटेंडेड टू कॉज इट। उसकी इच्छा थी, उसकी इंटेंशन थी यही करने की, उसकी इच्छा थी, उसकी इंटेंशन थी यही करने की, तब वो उसने किया। और बाय मीन्स which at the time employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it, या वो ऐसा कोई मीन्स या साधन इस्तेमाल किया जिससे वो जानता है कि वो इसका परिणाम यही होने वाला है। वो जानता है, उसको ये विश्वास है कि हाँ ये अगर मैंने मीन्स या ये साधन मैंने इस्तेमाल किया तो इसका परिणाम मुझे ये मिलने वाला है, ये मैं पूरा अपने इंटेंशन से क्लियर हूँ। इंटेंटेडली आई डूइंग द एक्ट, देन आई कैन से दैट यस इट इज़ वॉलंटरीली, स्वेच्छा से किया गया काम। ठीक है, आई वुड लाइक टू रीड द इलस्ट्रेशन। ए सेट्स फायर बाय नाइट टू एन इनहेबिटेड हाउस इन ए लार्ज टाउन फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग रॉबरी and thus causes the death of a person. ए ने क्या किया? रात को एक घर में जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे उसने आग लगा दिया। किस पर्पज से? फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग रॉबरी एंड thus caused the death of the person. घर के अंदर जितने लोग थे वो मर गए। ए may not have intended to cause death and may even be sorry for that death has been caused by his act. Yet, if he knew that he was likely to cause that, he has caused death voluntarily. यहाँ इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो डेथ कॉज करे, उसका सिर्फ इतना इंटेंशन था कि वो रॉबरी कर सके, जिसके वजह से उसने उस घर को आग लगा दिया। लेकिन कम से कम उसको ये तो पता था कि उस घर में रहने वाले जो लोग हैं अगर वो आग लगा देगा उसका इस काम से उन लोगों का जान तक जा सकता है। ये उसका नेचर और कंसिक्वेंस उसको पता था। तब हम लोग ये सोचेंगे कि इट इज़ प्रिज्यूम दैट ही हैज़ डन इट voluntarily. Section 39 of IPC defines voluntarily. A person is said to cause an effect voluntarily when he causes it by means whereby he intended to cause it. वो जानता है कि मुझे करना क्या है, causes it
वो इंटेंडेड टू कॉज इट, इसका इंटेंशन है, और बाय मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स, या कुछ ऐसा साधनों से कर रहा है जब वो इन साधनों का उपयोग कर रहा है, ही न्यू और हैड रीजन टू बिलीव, ये बड़ा खतरनाक वर्ड है, रीजन टू बिलीव, और हैड रीजन टू बिलीव टू लाइकली टू कॉज इट। ये जब या तो कोई ऐसा साधन वो स्वेच्छा से इस्तेमाल कर रहा है, उसको पता है कि अगर मैंने इन साधनों का इस्तेमाल करके कोई कार्य किया तो इसका परिणाम ये होने वाला है। दैट मीन्स ही न्यू द नेचर एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया वॉलंटारीली। अब हम लोग वॉलंटारीली में क्लियर है कि स्वेच्छा से किया गया कार्य। ठीक, अच्छा, अब क्या आता है कि अब आप सोचिए कि कोई एक पर्सन है XYZ या ABCD, एक रैंडम पर्सन हम लोग सिलेक्ट करते हैं जो अपनी दिमागी हालत से अपने पूरे होशो हवास में है। ही इज़ टू मच नॉर्मल, ही इज़ वेरी मच नॉर्मल एंड ही न्यू द नेचर एंड कंसिक्वेंस ऑफ हिज एक्ट। अब उसने कोई काम किया, गलत काम किया, या कोई एक तरफ कोई एक अनसाउंड पर्सन को रखते हैं जो पागल है, उसने कोई काम किया। अब इन दोनों को हम लोग एक बराबर देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। We can't weight in same scale an act of a prudent man and a person with an unsound mind or a minor। कोई बच्चा कोई एक काम कर रहा है या कोई पागल एक कोई गलत काम कर दिया, उसका काम को हम अगर कोई रीजनेबली प्रूडेंट मैन है वो अगर ऐसा कोई गलत काम करता है तो इस दोनों कार्य को हम लोग एक स्केल में तोल नहीं सकते, एक समानता की दृष्टि से देख नहीं सकते। ठीक, so a list has been made which general things will be accepted to criminality। so एक लिस्ट बना दिया गया। चैप्टर 4 में एक मैकुले ने हमारे बहुत, ही इज़ अ ब्रिलियंट, वेरी ब्रिलियंट law writer, law reformer. He has done brilliant work in IPC. Each and every word has a tremendous, wonderful meaning. Though I not like him as a person because he has so much hatred for the Indians, but as a law writer, as being drafting of the IPC, he is a brilliant person. He is a brilliant, very intelligent. उसका वर्क का कोई तुलना नहीं हो सकता। दैट इज माई परसेप्शन। ओके, तो अब इन्होंने क्या किया कि ऐसे सारे कामों का उसने लिस्ट बनाया कि हाँ ये साधारण व्यक्ति अगर करता है तो ये उसको, और कोई ऐसा जैसे मेंटल हो गया, माइनर हो गया, या अल्कोहल पी के कर रहा है, या कुछ और कंडीशन में अगर ये ऐसे कार्य प्राइवेट डिफेंस में हो गया, तो ऐसे कार्य को हम लोग इकट्ठे समान स्केल में नहीं कर सकते। तो एक लिस्ट बनाया गया कि ये कार्य को हम लोग जनरल एक्सेप्शन में लाएंगे, ABCD ऐसा करके हम लोग जनरल एक्सेप्शन में लाएंगे। एंड देन ही क्रिएटेड द होल चैप्टर ऑफ 4 ऑफ जनरल एक्सेप्शन, होल चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन, जहाँ पे उसने उन सारे कार्यों का लिस्ट दे के दिया गया कि हाँ ये सारे कार्य अगर होता है तो उसको जनरल प्रिजम्पशन या जनरल परलेंस के समान से वेइंग नहीं किया जाएगा, उसको हम लोग जनरली एक्सेप्टेड कर देंगे, उसको जनरली एक्सेप्टेड कर देंगे। ठीक है, अच्छा, इसके लिए देखिए कि इसने चैप्टर बनाने की क्या ज़रूरत थी। चैप्टर बनाने की क्या ज़रूरत थी? चैप्टर अगर वो चैप्टर 4 अगर नहीं बनाता तो क्या होता? तो ये होता, पहले हम लोग सेक्शन 6 पढ़ते हैं। लेट्स फॉर अ मोमेंट लेट्स कम टू सेक्शन 6 ऑफ जनरल एक्सप्लेनेशन चैप्टर 2 एंड आई एम रीडिंग सेक्शन 6 of IPC, definition in the code to be understood subject to exception। डेफिनेशन को कैसे समझा जाएगा? डेफिनेशन इन द कोड
टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। जितने डेफिनेशन है उसको वैसे ही समझा जाएगा। सब्जेक्ट टू किसका, किसके सब्जेक्ट टू, अधिनित्य किसका है कि जनरल एक्सेप्शन को लेते हुए समझना है। थ्रो आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पीनल प्रोविजन and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exception contained in the chapter entitled General Exception, though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration। अब ये बोल रहा है सेक्शन 6 क्या बोल रहा है कि ये पूरे कोड में, थ्रो आउट द कोड, जितने भी डेफिनेशन है ऑफेंस के, बहुत सारे डेफिनेशन है, लॉट्स ऑफ ऑफेंसेस इन द आईपीसी, तो जितने सारे ऑफेंस के डेफिनेशन दिया गया है, जितने पेनल प्रोविजन दिया गया है, जितने इलास्ट्रेशन दिया गया है, वही डेफिनेशन ऑफ पेनल प्रोविजन का, वो सबको कैसे समझना है, वो सबको जनरल एक्सेप्शन के साथ समझना है। ऐसा नहीं है कि आप जनरल मर्डर को पढ़ रहे हैं तो आप जनरल एक्सेप्शन को एक्सक्लूड करके छोड़ दीजिए, उसको छोड़ के फिर आप उसको नहीं। अगर आप सेक्शन 300 को रीड कर रहे हैं तो सेक्शन 300 में इटसेल्फ इंक्लूडेड द जनरल एक्सेप्शन, आपको जनरल एक्सेप्शन के साथ उसको समझना है। हाँ, क्या बोला है, शैल बी अंडरस्टूड, शैल बी, द वर्ड शैल बी, ठीक है। penal provision shall be understood subject to the exception contained in the chapter entitled general exception। general exception में जितने exception included है, जितने मैकुले साहब ने जितने लिस्ट बनाया है कि ये ऐसे ऐसे अगर कंडीशन में कार्य होता है या ऐसे ऐसे लोग अगर कार्य करते हैं, ऐसा कोई गलत काम होता है, तो इन सबको हम जनरल एक्सेप्शन में ले लेंगे। माइनर, माइनरिटी, इन्फेंसी, देन टॉक्सिसिटी, इंटॉक्सिकेशन, देन प्राइवेट डिफेंस, ये सारी चीज़ों को हम लोग जनरल एक्सेप्शन में लेते हुए चलेंगे, ठीक है। Though those exceptions are not repeated in such definition। अब आप देखिए, अब मान लीजिए आप सेक्शन 299 पढ़ रहे हैं और फिर 300 पढ़ रहे हैं, फिर 376 पढ़ रहे हैं, ऐसे पूरे आईपीसी में बहुत सारे ऑफेंसेस के बारे में है, बहुत सारे ऑफेंसेस। अब अगर ये चैप्टर नहीं बनाया होता, चैप्टर 4 पर्टिकुलरली अगर नहीं बनाया होता तो उसको क्या होता, जैसे कि सेक्शन 6 ने दे दिया है कि हर ऑफेंस का डेफिनेशन में जनरल एक्सेप्शन को लेते हुए चलना है, तो क्या होता, हर सेक्शन के बाद उनको वापिस से जनरल एक्सेप्शन का पूरा लिस्ट लिखना होता। तो आईपीसी अपनी कितनी होती, इतना छोटा के जगह इतना बड़ा होता। एंड माइट बी इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मैकुले साहब टू राइट and repeat all the general exception in all the offenses। बार बार उनको रिपीट करना ही पड़ता, वो चाहे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लिख रहे हो, चाहे मर्डर लिख रहे हो, चाहे रेप का बारे में लिख रहे हो, लेकिन हर पिनल प्रोविजन, हर डेफिनेशन के बाद, हर इलास्ट्रेशन के बाद उनको इकट्ठे बहुत सारा लिस्ट ऑफ जनरल एक्सेप्शन को उनको इंक्लूड करना पड़ता, विच इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, और बहुत अच्छा भी नहीं लगता है ना, हम लोगों को पढ़ने में अच्छा भी नहीं लगता कि अरे एक ही चीज़ इस सेक्शन में भी रिपीट किया, एक ही चीज़ उस सेक्शन में भी रिपीट किया। तो ये जो रिपीटिंग वाला चीज़ है, वो बोलते हैं ना, हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क काम करता है। तो ये यहाँ पे एक स्मार्ट वर्क हो गया। स्मार्ट वर्क में इन्होंने सेक्शन 6 में इस चीज़ को इंक्लूड कर दिया। कैसे, देखिए आप लाइन को गौर करिए। दोज एक्सेप्शंस आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशन, भले ही बार बार उन सबको रिपीट नहीं किया गया हो, लेकिन फिर भी हर एक डेफिनेशन, हर इलास्ट्रेशन, हर पिनल प्रोविजन को जनरल एक्सेप्शन के साथ पढ़ा जाएगा। चैप्टर 4 मतलब हर जगह ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट मान के चलिए कि उसको हर जगह में, हर डेफिनेशन में, हर पिनल प्रोविजन में उसको लेके चलना है, ठीक है।
तो इन्होंने इसमें यहाँ पे मैकुले साहब ने एक स्मार्ट वर्क कर दिया कि सेक्शन 6 में इन्होंने ये प्रोविजन डाला, सेक्शन 6 में इन्होंने ये प्रोविजन डाला कि ईच एंड एवरी डेफिनेशन, पिनल प्रोविजन, इलास्ट्रेशन को हम लोग सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन के साथ पढ़ेंगे, और भले ही इस जनरल एक्सेप्शन को हर जगह में, हर ऑफेंसेस, हर पिनल प्रोविजन, हर इलास्ट्रेशन के बाद भले ही रिपीट ना किया गया हो, रिपीट करने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज सेक्शन 6 हमको ये राइट दे दिया है, ये प्रोविजन बना दिया है सेक्शन 6 ऑफ द आईपीसी कि हाँ अभी जितने भी ऑफेंसेस है आईपीसी के, उसमें ये जनरल एक्सेप्शन इकट्ठे चलते जाएगा। नो नीड टू डू हार्ड वर्क, दिस इज अ स्मार्ट वर्क। यहाँ पे आपको पहली बार देखिए कितने साल पहले मैकुले वॉज सो ब्रिलियंट, आज हम लोगों को ये फंडा बोला जाता है कि हार्ड वर्क तो ज़रूरी है, बट हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क काम करता है। लेकिन आप सोचिए इतने साल पहले मैकुले वॉज सो ब्रिलियंट दैट ही हैज़ डन द स्मार्ट वर्क एट दैट टाइम। उन्होंने तो उसी टाइम स्मार्ट वर्क कर दिया था कि इतने बड़ा चीज़ को लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं है, उन्होंने सिर्फ सेक्शन 6 एक लिख दिया, बस उनका इधर का काम ख़त्म हो गया। ठीक, यहाँ तक हम लोग क्लियर हैं। अब ये देखिए कि जनरल एक्सेप्शन क्या करता है। जनरल एक्सेप्शन क्या क्या हमको क्या बेनिफिट दे रहा है। जनरल एक्सेप्शन मीन्स एक्सेप्शन टू कल्पेबिलिटी और लायबिलिटी। जनरल एक्सेप्शन क्या करता है कि किसी पर्सन का अगर कोई ऐसा एक्ट है जो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, तो वहाँ पे उसका लायबिलिटी को या उसका कल्पेबिलिटी को ख़त्म कर देता है। वाई? बिकॉज द एक्ट कम अंडर जनरल एक्सेप्शन। जैसे कि पहले इन्फेंसी वाला अगर हम लोग ले, या माइनर अनसाउंड पर्सन वाला काम ले, तो वो अगर कुछ ऐसा एक्ट करता है जो ऑफेंस की कैटेगरी में है, तो वहाँ पे उस बंदे का कल्पेबिलिटी या लायबिलिटी खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ 7 years। ठीक, उसका ऑफेंसे नहीं है, उसका हम ऑफेंस की कैटेगरी में मानेंगे ही नहीं। ठीक, तो ये इसका लायबिलिटी को एंड अप कर दिया। जनरल एक्सेप्शन क्या करता है कि ऐसा कोई अगर काम है तो उसको उसका लायबिलिटी, उस पर्सन का लायबिलिटी या कल्पेबिलिटी को एंड अप कर देता है, उसका कोई लायबिलिटी तब नहीं बनता है। ठीक, सो एक्सेप्शन टू आईपीसी मीन्स एक्सेप्शन टू क्रिमिनलिटी। अब आप जनरल एक्सेप्शन जो है ये क्या मीन कर रहा है कि ये मीन कर रहा है कि उसका कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं है, कोई क्रिमिनलिटी नहीं है। दिस एक्सेप्शन आर यूनिवर्सल एंड दैट इज द रीजन why all the possible exceptions are now in one chapter from section 76 to 106। ठीक है कि ये जो जैसे हम लोगों ने सेक्शन 6 अभी देखा, तो सेक्शन 6 में इसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन बता दिया कि भैया आप जितने भी ऑफेंस का डेफिनेशन पढ़ेंगे, इलास्ट्रेशन पढ़ेंगे या पिनल प्रोविजन पढ़ेंगे, दैट मस्ट बी अंडरस्टूड विद द सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन, चैप्टर कॉल जनरल एक्सेप्शन। तो इसने सारे जनरल एक्सेप्शन को कहाँ पे इंक्लूड कर दिया, कहाँ पे इकट्ठा कर दिया? चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन में। कितने सेक्शन फ्रॉम सेक्शन 76 to 106। ठीक है, अब यहाँ तक आई होप यू ऑल आर क्लियर कि मैकुले साहब ने बड़ी स्मार्ट वर्क किया यहाँ पे कि इनको बार बार एक ही चीज़ को रिपीटिशन से उन्होंने बचने के लिए एंड टू मेक द आईपीसी मोर इंटरेस्टिंग फॉर अ पर्सन लाइक अस हु आर वेरी लेजी टू रीड एंड राइट, तो उनके लिए उन्होंने ये काम कर दिया कि सेक्शन 6 एक बना दिया, बस रिपीटेशन उनकी ख़त्म हो गई, स्मार्ट वर्क। ठीक है, अब देखिए कि मतलब यहाँ से हम लोगों को क्या समझ में आया कि एवरी पार्ट ऑफ आईपीसी हैज़ टू बी रीड विथ जनरल एक्सेप्शन। Every section of IPC contains general exception. It implies that it is also the responsibility of the court to take any case if it comes under general exception, to take the benefit of the general exception
as every offense contains general exception, so it is also the responsibility of the court to take cognizance of it. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये एक स्टेट्यूटरी ड्यूटी दे दिया है। एक स्टेट्यूटरी ड्यूटी किसके ऊपर दे दिया है? कोर्ट के ऊपर दे दिया है कि अगर कोई ऐसा केस अगर कोर्ट के सामने आया एंड आफ्टर गोइंग थ्रू द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द मैटर, द कोर्ट इफ इट थिंक्स फिट कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है ये जनरल एक्सेप्शन के अंदर आता है, तो ये कोर्ट का भी ड्यूटी है कि वो दूसरे को बताए, वो एक्यूज को इन्फॉर्म करे कि ही कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द जनरल एक्सेप्शन। ये कोर्ट के ऊपर एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, ठीक है, ये कोर्ट के ऊपर एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी है। अब देखिए ये कैसे स्टैट्यूटरी ड्यूटी है। आई वुड लाइक टू कोट सम केसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मुंशी राम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1968 सुप्रीम कोर्ट, रिजान वर्सेस छत्तीसगढ़ 2003 सुप्रीम कोर्ट, मोती सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2002 सुप्रीम कोर्ट. In all these cases, the Honorable Supreme Court held that Section 6 IPC imposes a statutory duty on the court to consider whether the offense of the accused is covered under general exception, even if the accused not taken the plea specifically. So, if a lunatic does not take the plea of Section 84, the court must make the accused aware that he can claim this benefit. Section 6 क्या कर दिया? इन तीनों केसेस में क्या हेल्ड हुआ? I am repeating the case name again, citation again. मुंशी राम वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1968 सुप्रीम कोर्ट, रिजान वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2003 सुप्रीम कोर्ट, मोती सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2002 सुप्रीम कोर्ट, where the Honorable Supreme Court held that Section 6 IPC imposes a statutory duty on the court to consider whether the offense of the accused is covered under general exception. अगर वो एक्यूज्ड इस बात से अनअवेयर है, अगर उसको पता नहीं है कि हाँ उसका एक्ट के लिए अगर वो जनरल एक्सेप्शन के पार्लेंस में आ रहा है और वो इस बात से अनजान है कि उसको इसका बेनिफिट लेना चाहिए कि नहीं, तो कोर्ट शुड मेक अवेयर अबाउट द फैक्ट टू द एक्यूज्ड कि भैया तू इस बात का बेनिफिट ले सकता है। ठीक, आई होप यहाँ तक हम लोग क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं एक दूसरे सेक्शन में। मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि इफ़ आई एम अलाउड टू से लाइक दिस कि सेक्शन 6 जो है ये पूरा जनरल एक्सेप्शन का सबसे पहला सेक्शन है कि नहीं, कि यहीं पे पहले बोल दिया गया है कि आईपीसी के जितने भी ऑफेंसेस है, जितने भी डेफिनेशन है, जितने भी इलास्ट्रेशन है, पिनल प्रोविजन है, सबको आप जनरल एक्सेप्शन के सब्जेक्ट टू आप समझोगे, भले ही उसको रिपीट ना किया गया हो। तो ये इफ़ आई एम अलाउड टू से लाइक दिस, द सेक्शन 6 इज़ द very first section of the whole chapter of general exception. Okay, I would like to quote one more case of Privy Council, Daljit Singh versus Emperor 1937. This is Privy Council case. Every definition of an offense, every penal provisions and every illustration of a definition under the penal code shall be construed subject to the provision contained in this chapter. कौन सा चैप्टर? चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन। वन मोर, एस.एन. भदोलकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2004 सुप्रीम कोर्ट, सेक्शन 6 mandates a court to read every definition of an offense and every penal provisions including illustrations subject to जनरल एक्सेप्शन। मतलब ये सेक्शन 6 के वजह से कोर्ट के ऊपर भी एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी इम्पोज हो चुका है,
एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी कोर्ट का भी बनता है कि वो भी अगर किसी ऑफेंस को रीड कर रहा है, कोई पिनल प्रोविजन को, कोई इलास्ट्रेशन को, तो वो भी उसका भी ड्यूटी क्या है कि इफ़ द एक्यूज्ड इज अनवेयर अबाउट द फैक्ट दैट हिज एक्ट इज ऑल्सो कम अंडर द पार्लेंस ऑफ general exception, then the court has the duty to make the accused aware about the fact कि he can take the plea of general exception। भले ही उसको बाद में वो बेनिफिट मिले ना मिले, लेकिन वो ले सकता है, वो ले सकता है। अच्छा, अब एक छोटा सा सवाल है कि ये जो जनरल एक्सेप्शन हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे हैं, जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 का, इसका एप्लीकेबिलिटी क्या खाली सिर्फ आईपीसी तक है या दूसरे एक्ट पे भी है, जैसे कि स्पेशल लॉज है, लोकल लॉज है। स्पेशल लॉज, लोकल लॉज मीन्स एनडीपीएस है। फिर लोकेलिटी में अगर कोई, जैसे बिहार में अल्कोहल प्रोहिबिशन है, तो उसका अल्कोहल प्रोहिबिशन के लिए उसका कोई एक्ट होगा अपना लोकेलिटी का। तो ऐसा कोई स्पेशल या लोकल लॉज में भी ये जनरल एक्सेप्शन वाला फंडा चलेगा क्या? एंड द आंसर इज यस। जनरल एक्सेप्शन का प्रोविजन चैप्टर 4 इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी लोकल एंड स्पेशल लॉज। कहाँ पे लिखा है? सेक्शन 40 पैरा 2। लेट्स मूव टू सेक्शन 40 पैरा 2। देखिए सेक्शन 40 पैरा 2 में क्या लिखा है? इन चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन, चैप्टर 5A and in the following section, namely section 64, 65, 66, 67, 71, 109, 110, 112, 114, 115, 116, 117 and lots of sections are there. You read it in your bare read. The word offense denotes a thing punishable under this code or under any special or local law as hereinafter defined. The word offense denotes a thing punishable under this code. Offense क्या है? कोई ऐसा thing, denotes a thing punishable under this code। कौन सी कोड? IPC। और अंडर एनी स्पेशल और लोकल लॉ एज हेयरइनअफ्टर डिफाइंड। और ऐसा कोई स्पेशल या लोकल लॉ में भी अगर है तो उसको भी ऐसे ही ऑफेंस की तरह पढ़ा जाएगा। अब ये कनेक्शन कहाँ से है? नाउ लेट्स कनेक्ट इट टू सेक्शन 6, जहाँ पे ये बोला गया है कि आप अगर कोई भी ऑफेंस का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं या पिनल प्रोविजन पढ़ रहे हैं या कोई उसका इलास्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो उसको यू हैव टू अंडरस्टूड इट विथ सब्जेक्ट टू द जनरल एक्सेप्शन। ठीक, मतलब सेक्शन 40 पैरा 2 में इसकी जनरल एक्सेप्शन की एप्लीकेबिलिटी को बता दिया कि हाँ ये यहाँ पे ऑफेंस है। और सेक्शन 6 में जब आप पढ़ेंगे कनेक्शन विथ दिस कनेक्टेड, तो आपको ये पता चलेगा कि ऑफेंस अगर हम लोग पढ़ रहे हैं देन जनरल एक्सेप्शन शुड ऑल्सो बी रीड इट विथ, उसमें भी ये प्रोविजन आपको पढ़ना है। अच्छा, इसके बिहाफ में मैं एक केस देना चाहूँगी। SN वडोलकर वाला थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए। SN वडोलकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। जनरल एक्सेप्शन आर अवेलेबल टू एक्यूज्ड ऑफ ऑल ऑफेंसेस इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि खाली IPC के अंदर का ऑफेंसेस में ही, अगर इफ़ द ऑफेंस कम अंडर ओनली द IPC तो तभी उसको जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इफ़ द ऑफेंस ऑल्सो कम अंडर इन एनी ऑफ द लोकल लॉ और स्पेशल लॉ, तभी भी उसको जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इसका और एक हम केस लॉ में देना चाहूँगी। द साइटेशन इज KE वर्सेस तुलसी पद मंडल 1951, उड़ीसा हाईकोर्ट का केस है। एंड द उड़ीसा हाईकोर्ट हेल्ड दैट, द ऑनरेबल उड़ीसा हाईकोर्ट हेल्ड दैट
The Honorable High Court applied Section 40 Para 2 and held that general exception applies to each and every special or local laws. ठीक है, मतलब जनरल एक्सेप्शन का जो एरिना है ये खाली आईपीसी तक सीमित नहीं है, ये कंप्लीट जितने स्पेशल लॉज और लोकल लॉज है वहाँ तक भी जनरल एक्सेप्शन का टेंटकल्स है, वो सब एरिया को भी कवर करता है। ठीक है, अब देखिए चैप्टर 4 में कितने सेक्शन है? चैप्टर 4 में कुल 31 सेक्शन है और इन सबको 8 हेड्स में ग्रुप किया जा सकता है। यू कैन राइट इट इन योर कॉपी ऑल्सो सो दैट इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू। पहला तो आप कनेक्शन करना सीखिए कि हम लोग कैसे कनेक्ट किए हैं, कि पहले हम लोग जनरल एक्सेप्शन कहाँ है? चैप्टर 4 में है जनरल एक्सेप्शन। कितने सेक्शन हैं? कुल 76 से 106 तक सेक्शन है जनरल एक्सेप्शन के अंदर, कुल 31 सेक्शन है। जनरल एक्सेप्शन हर आईपीसी के हर एक ऑफेंस के साथ उसको कनेक्ट किया जाता है। तो वॉलंटरी वर्ड कहाँ पे आया? वॉलंटरी मेंस रिया वाला जनरल एक्सेप्शन क्यों क्रिएट किया गया? क्योंकि जो गिल्टी माइंड, योर एक्ट इज नॉट पनिशेबल अनलेस देयर इज ए गिल्टी माइंड, ये फंडा कहाँ से आया? एक्टस नॉन फेसिटरियम निसी मेंसिटरिया। ये इसका मतलब है कि वॉलंटरी एक्ट होना चाहिए। वॉलंटरी कहाँ पे डिफाइन है? सेक्शन 39 ऑफ द आईपीसी, यहाँ पे वॉलंटरी डिफाइन है कि वॉलंटरी अगर है तो मतलब वहाँ पे उसका गिल्टी इंटेंशन, गिल्टी माइंड है, ये इसमें है, लिखा हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा कहाँ से आया कि जनरल एक्सेप्शन कहाँ की एप्लीकेबिलिटी कहाँ तक है? वाई दिस पर्टिकुलर चैप्टर हैज़ बीन मेड, ये हमको मिलता है सेक्शन 6 ऑफ द आईपीसी कि हर एक डेफिनेशन को, हर एक पिनल प्रोविजन को, हर एक इलास्ट्रेशन को यू हैव टू रीड इट विथ द जनरल एक्सेप्शन। उसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है हर ऑफेंस के बाद। फिर हम लोग आए कि सेक्शन 40 पैरा 2 में कि उसका एप्लीकेबिलिटी कहाँ तक है? इसका एप्लीकेबिलिटी है थ्रू ऑल, नॉट ओनली टू द आईपीसी बट ऑल्सो आईपीसी इंक्लूडिंग जनरल एंड स्पेशल लॉ। मतलब यू कैन राइट इट इन योर बुक इन द पार्ट ऑफ जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन के साइड में आप लिख लीजिए रेड विथ सेक्शन 39, रेड विथ सेक्शन 6, रेड विथ सेक्शन 40 पैरा 2। ओके, तब आप लोगों को याद रहेगा ये चीज़। अच्छा, लास्ट एक चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि जो 31 सेक्शन है जनरल एक्सेप्शन में, इसको हम लोग 8 हेड्स में भाग कर सकते हैं। 8 हेड्स में हम लोग इसको भाग कर सकते हैं, तब हम लोग को पढ़ने में भी आसानी होगी। आप ये सब करिएगा, लिखिएगा थोड़ा। मैं भी लेज़ी हूँ, यू नो, आई एम ऑल्सो टू लेज़ी। और बोलते हैं लेज़ी लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इट्स अ जोक, बट मेहनत ज़रूरी है। तो स्मार्ट वर्क जैसा एक काम करिए कि 8 हेड्स में 31 सेक्शन को हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला हेड है मिस्टेक। मिस्टेक में कौन कौन से सेक्शन आता है? सेक्शन 76 एंड सेक्शन 79। दूसरा है एक्ट ऑफ जुडिशियरी, इसमें कौन कौन से सेक्शन आते हैं? सेक्शन 77, सेक्शन 78। तीसरा हेड है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में कौन सा सेक्शन आता है? सेक्शन 80। उसके बाद आता है नेसेसिटी। नेसेसिटी में कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 81। इनएबिलिटी टू कमिट ए क्राइम, यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन आते हैं? सेक्शन 82 टू 86। कंसेंट, कंसेंट में कौन कौन से सेक्शन आता है? सेक्शन 87, सेक्शन 90। एंड विदाउट कंसेंट में कौन सा आता है? सेक्शन 92। एंड ट्रिवियलिटी, बहुत छोटे छोटे मामले होते हैं, सेक्शन 95। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्राइवेट डिफेंस, that is section 96 to 106. I am repeating once again the 8 heads. पहला हेड मिस्टेक। मिस्टेक में कौन कौन से सेक्शन है? 2 सेक्शन है, सेक्शन 76 एंड 79। दूसरा हेड है एक्ट ऑफ जुडिशियरी, इसमें कौन कौन से सेक्शन है? सेक्शन 77 एंड सेक्शन 78। एक्सीडेंट, इसमें कौन से सेक्शन है? सेक्शन 80। नेसेसिटी, सेक्शन 81। इनएबिलिटी टू कमिट ए क्राइम, मतलब मेंसरिया नहीं बना सकता, वो गलत इंटेंशन नहीं बना सकता, तो यहाँ पे क्या है? सेक्शन 82
to 86, ठीक है। फिर आता है कंसेंट, कंसेंट दिया गया, कंसेंट दिया गया, कंसेंट में कौन सा सेक्शन आ रहा है 87 to 90, एंड विदाउट कंसेंट, मैंने कंसेंट दिया ही नहीं, विदाउट कंसेंट, तो वहाँ पे कौन सा सेक्शन आ रहा है सेक्शन 92। देन आता है ट्रिवियलिटी, बहुत छोटे छोटे मामले हैं, बहुत छोटे छोटे मैटर हैं, वो आता है सेक्शन 95। देन सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइवेट डिफेंस विच इंक्लूडेड सेक्शन 96 to 106। अब हम लोग धीरे धीरे ये 8 हेड्स आप भी अपने कॉपी में बना के रखिए, तब हम लोग धीरे धीरे हर एक हेड को जब हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे तो आपको भी समझने में मज़ा आएगा और मुझे समझाने में मज़ा आएगा। ऐसा ना हो कि खाली मेरी ही मेहनत हो और एंड यू आर नॉट गेटिंग बेनिफिटेड फ्रॉम माई वीडियोज़, देन होल ऑफ द माई वर्क विल बी ऑन ट्रैश। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि आप ये सब जो भी साइटेशन है, जो भी हैट्स है, ऐसे मैटर को आप लिखते जाइए। आप अपने बेयर एक्ट में ये चीज़ भी लिखिएगा, रेड विथ जनरल एक्सेप्शन के ऊपर में आप लिख के रखिएगा रेड विथ सेक्शन 6, रेड विथ सेक्शन 39, रेड विथ सेक्शन 40 पैरा 2, ताकि आपको समझने में यह आसानी हो कि कहाँ कहाँ से जनरल एक्सेप्शन को आप इंटरलिंक कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस मच फॉर टुडे अबाउट लॉ। और देखिए लॉ टफ है, डेफिनेटली इट इज़ टफ, एक्चुअली इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ नॉट टफ, इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड। तो एक होता है कि लॉ के प्रति आपका आकर्षण होना चाहिए। तो जब भी आप कोई भी किताब खोलें तो एक सॉन्ग रिमेंबर करिएगा कि किशोर कुमार का एक सॉन्ग है, आई यूज टू हियर ऑल द सॉन्ग्स ऑफ किशोर कुमार, आई लव हिम, ही इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन, ब्रिलियंट सिंगर। तो उनका एक सॉन्ग है कि सागर जैसी आँखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तो आप कोई भी एक्ट खोलिए, आप उसको यही सोचिए कि ये नाम नहीं बता रही है, ठीक है नाम ना बताए, हम उसका नाम ढूंढ के निकालेंगे। तो इसी इंटेंशन के साथ आप लॉ को स्टडी करिए एंड मेक योर लॉ एज योर लव, एंड देन you will very enjoy the each and every provision of this law, and hope my videos will be very helpful for you, and thank you so much, be with me, and one day we'll success, one day we'll touch the pinnacle of success with this blessing. Let's end up. Good night.